अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज से मैं या आप लोग को जो आज से हमारा नया क्लास स्टार्ट होने वाला है, मतलब हो चुका है। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, हम इस चैनल थ्रू मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाने वाला हूँ। साइंस का हर एक बेसिक से लेके जितना टॉप तक हो सकता है, जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, मैं लगाने का कोशिश करूँगा। और जो है, और साइंस में हम कितने चीज़ के हमारे पास ज़रूरत है, हमारे लिए ज़रूरत है, वो चीज़ हम आज सीखने की कोशिश करेंगे। तो साइंस एक बहुत बड़ा बॉडी है, जिसके लिए हमको पहले साइंस क्या है वो सब सीखना पड़ेगा। साइंस मतलब क्या है, इसके लिए हमारे इसीलिए दैट इज़ वाई वी विल बी अट्रैक्टेड टू द साइंस, वाई वी नीड एक्चुअली साइंस। So you are looking here some questions, that what is science, what is physics, relation between physics and mathematics, what should be the relation between physics and mathematics, fundamental principles of physics, scope of physics, physics का scope सब क्या है, and excitement of physics, physics पढ़ने के बाद क्या क्या excitement आना चाहिए, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या रिलेशन है ना। फिजिक्स बिना टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी बिना फिजिक्स क्या है ना। फंडामेंटल फोर्सेस, और लास्ट में हम जो पढ़ेंगे ये फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो शुरू करें बिना कोई, तो आप लोग समझ गए होंगे आगे क्या बोलने वाला हूँ। तो आज से हम शुरू करेंगे। तो शुरू करें, व्हाट इज साइंस। शुरू करें हम फर्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट इज साइंस। हम ये सब पढ़ने के बाद हमारे पास क्या फ़ायदा होने वाला है, कि हमें सही में साइंस पढ़ने से क्या फ़ायदा है, क्या ये जब जितना भी क्वेश्चंस का आंसर हम जान लेंगे ना, तो हमारा जो इंटरेस्ट है ना साइंस की तरफ, वो बढ़ जाएगा। हमारे जो इंटरेस्ट है वो साइंस की तरफ बढ़ जाएगा। तो हमें वी विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द साइंस आफ्टर गेनिंग दिस आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, सो let's begin the journey of science. So what is science? There is the question, what is science? Okay, let's go to the history of the science. Actually, in the past time, from the past time, we are reading, we are listening, we are using, we are applying the science in our daily life. So तो ग्रीक वर्ड में पहले इसको साइंस को साइंटिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? साइंटिया। ये ग्रीक वर्ड है एक, साइंसटिया, है ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है? टू नो। क्या होता है? टू नो, मतलब किसी चीज को जानना। साइंटिया मतलब किसी चीज को जानना। तो साइंटिया मतलब किसी चीज को जानना। तो इससे एक डिफिनेशन हुआ कि व्हाट इज साइंस, है ना। कोई पूछ लेगा आपसे व्हाट इज साइंस, तो आपको ये कहना है कि द साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ अ नॉलेज, है ना। ये आप लोग, और मैं ये कहना भूल गया था आपको कि आप लोग जो है एक कॉपी और नोट बनाए, है ना, ताकि जो समझ में आए तो वो आप लोग कॉपी में लिखे और उसको समझने की कोशिश करें। तो मैं जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, एनईबी बेस पढ़ाने वाला हूँ, है ना। +2 के लेवल से एनईबी बेस, नेपाल के कोर्स के हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो एनईबी बेस, तो आप लोग अच्छा होगा कि आप लोग खुद से एक नोट बनाएं। अगर आपको नोट बनाने में अच्छी लगता है तो आप मुझे ये नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं नोट भी आप लोग को भेज दूंगा। 8894, ये नंबर आप लोग नोट कर ले और मुझे मैसेज करें, तो मैं आप लोग को नोट भेज दूंगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप लोग खुद से एक नोट बनाएं, ताकि वो खुद से जो नोट बनाते हैं तो वो समझने में ज़्यादा आसान होता है। तो मैं क्या बोल रहा था, व्हाट इज साइंस। और आपको कोई पूछे व्हाट इज साइंस, तो आप लोग क्या कहेंगे? अ साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ अ नॉलेज। अ साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ अ नॉलेज, systematic body of a knowledge, body of a knowledge which is based on true and fact, which is based on true and fact, true and fact क्या है? ये साइंस का डिफिनेशन है ना। द साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ अ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन ट्रू एंड फैक्ट।
ये क्या है, एक साइंस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो सिर्फ ट्रू और फैक्ट पे बिलीव करता है ना, जो एक्सपेरिमेंट करके जो आता है ना हमारे पास, जो एक्सपेरिमेंट करके जो पता लगता है उसे क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ईच एंड एवरी फेनोमेना इज अ साइंस, each and every phenomena which is happening in the nature, that is called science. साइंस से हम डूबे हुए हैं, है ना। थ्री इडियट में कहता है कि हम मशीनों से डूबे हुए हैं। हाँ, तो इसी तरह हम हर एक चीज जो हम लोग करते हैं, या मैं जो मार्कर पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लिखने का ये इंक मेरा ये मार्कर पे लिखा जा रहा है ना, मैं यहाँ पे ऐसे करके खड़ा हूँ, तो ये सब क्या है, ये सब साइंस है। लेकिन ये साइंस को समझने के लिए हमें इंटरेस्ट चाहिए। अगर इंटरेस्ट हमारे पास है तो हम साइंस को समझ सकते हैं। साइंस में समझने के लिए इंटरेस्ट चाहिए, है ना। तो वही इंटरेस्ट जगाने के लिए हमें ये सब की जरूरत पड़ती है। व्हाट इज साइंस कह के, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि व्हाट इज साइंस। साइंटिया मतलब ये होता है टू नो, है ना, टू नो। तो ये आप लोग ये डिफिनेशन लिख ले, व्हाट इज साइंस। तो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द साइंस। व्हाट इज साइंस हमने पता कर लिया, व्हाट इज साइंस। तो साइंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। साइंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। साइंस का पार्ट सब क्या है, फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, ये मेन पार्ट है, और सब भी है, एंड सो ऑन है ना, एंड सो ऑन। जैसे कि क्वांटम फिजिक्स हो गया, है ना, ये बायोलॉजी हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब साइंस का पार्ट सब है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें फिजिक्स। फिजिक्स मतलब क्या है, फिजिक्स जो है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जब मैं ये केमिस्ट्री पढ़ाने लगूंगा उसके बाद ये केमिस्ट्री में स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले हम फिजिक्स को स्टार्ट करें। फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। तो सबसे जो वो गहरा वो शब्द आया था, क्या था, ये ग्रीक वर्ड है, क्या है ये, ग्रीक वर्ड है, सिग्मा, सिग्मा एंड ईटा। ये एक ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड का मतलब होता है नेचर। क्या होता है, क्या होता है, नेचर। ये ग्रीक वर्ड, ये नेचर होता है। इसका मतलब क्या होता है, नेचर होता है। तो व्हाट इज, अगर व्हाट इज फिजिक्स कहा जाए तो इट इज द, क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। इट इज द लॉ, it is the law and principles, it is the laws and principles that governs, that g b that governs the universe, that governs the universe, that governs the universe। ये क्या है, ये एक लॉ और प्रिंसिपल है जो यूनिवर्स को गवर्न्स करता है। मतलब ये यूनिवर्स कैसे चल रहा है, कैसे कैसे ये सब चीज कैसे हो रहा है, एंड इट गिव्स द, and it gives the answer of, it gives the answer of how and why, how and why every each and every phenomena happen, each and every phenomena happen। तो ये क्या होता है कि इट इज द, मैंने क्या लिखा, इट इज द लॉ एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द यूनिवर्स एंड इट गिव्स द आंसर ऑफ हाउ एंड व्हाई ईच एंड एवरी फेनोमेना हैपन। मतलब ये जो है साइंस, फिजिक्स, जो साइंस का एक पार्ट है फिजिक्स, उसका मतलब होता है, सबसे ये ग्रीक वर्ड में पहले नाम आया था इसका, इसे पहले ग्रीक वर्ड में इसे ये इसका ये एक वर्ड आया था जिसका मतलब नेचर हुआ। अब नेचर को कैसे एडमायर करें, नेचर को कैसे समझे, तो उसी के समझने के लिए हमारे पास एक ब्रांच आया, क्या आया, फिजिक्स। तो उस फिजिक्स को हम कैसे डिफाइन करें, इट इज द लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द यूनिवर्स, इट गिव्स द आंसर ऑफ हाउ एंड व्हाई ईच एंड एवरी फेनोमेना हैपन इन द नेचर। नेचर में हर एक चीज कैसे हो रहा है एंड क्यों हो रहा है, तो इसी चीज का जवाब देने के लिए हमारे पास क्या है, फिजिक्स का एक सब्जेक्ट आया। क्या है, फिजिक्स का एक सब्जेक्ट आया। तो एक
एक बड़े साइंटिस्ट थे, उसने क्या कहा, उसका नाम केकू था, क्या था, केकू था। उसने क्या कहा कि इफ यू वांट टू want to if you want to admire and understand the if you want to admire and understand the nature, you have to understand physics. क्या हुआ, you have to understand the physics. यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। थोड़ा सा ये लेक्चर वाला चैप्टर, ये लेक्चर वाला ये पार्ट है, तो इसमें सिर्फ लेक्चर आपको मिलेगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा। इंशाल्लाह हम लोग कल से या से परसों से हम लोग मेन चैप्टर में घुस जाएंगे। उसके बाद हमारा सबसे पहले साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, ये सब समझने के लिए, ताकि हमारा इंटरेस्ट साइंस की तरफ हो जाए। इसी वजह से मैंने ये पार्ट लेके आए। तो उसने क्या कहा कि इफ यू वांट टू एडमायर एंड अंडरस्टैंड द नेचर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। अगर आप यूनिवर्स को समझना चाहते हैं, अगर आप ये फेनोमेना, यूनिवर्स नेचुरल फेनोमेना को समझना चाहते हैं कि क्यों और कैसे हो रहा है, तो आपको क्या होना चाहिए, फिजिक्स का मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आपको फिजिक्स अंडरस्टैंड करना चाहिए, है ना। तो तभी हम क्या करेंगे, उसको फिजिक्स को, फिजिकल वर्ल्ड को हम समझ पाएंगे। ओके, फिजिकल वर्ल्ड को समझ पाएंगे। ओके, एंड फिजिक्स का एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फिजिक्स, हम समझ गए। और फिजिक्स इट इज द लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। मतलब ये दुनिया में क्यों, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मतलब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस चीज का आंसर देने के लिए हमारे पास क्या आया, फिजिक्स आया। ओके, तो फिजिक्स का मतलब हम समझ गए। अब देखिए, मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या कहा था, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। क्या है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द relation between physics and mathematics? Physics and mathematics। आप देखिए, ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो अगर आप सबसे पहले अगर अच्छी किताब में पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि मैथमेटिक्स, क्या मिलेगा, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। क्या है ये, मैथमेटिक्स जो है ना एक फिजिक्स का लैंग्वेज है। मींस दे आर इनकम्प्लीट विथ ईच अदर। क्या है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों दे आर इनकम्प्लीट। मतलब इसके बिना, मैथमेटिक्स बिना फिजिक्स नहीं रह सकता, और फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स नहीं रह सकता। और इसका थोड़ा सा स्कोप में ये जो है, फिजिसिस्ट एंड द पर्सन हु स्टडी फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिसिस्ट, एंड द पर्सन हु स्टडी मैथ इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। तो इसमें मैं क्या समझता हूं कि फिजिक्स, विदाउट फिजिक्स मैथमेटिक्स आर जॉबलेस, विदाउट फिजिक्स मैथमेटिक्स आर जॉबलेस, एंड विदाउट मैथमेटिक्स फिजिसिस्ट आर जॉबलेस। तो मैं ये समझता हूं। तो आपको और क्या मिलेगा कि इसको क्या कहा जाता है, ये दोनों को रिलेशन में क्या कहा जाता है कि फिजिक्स क्या होता है, मैथमेटिक्स इज द क्वीन, mathematics is the queen, and physics is the king of the science. Physics is the king of the science. Mathematics is the queen and the physics is the king of the science. And when they meet together, when they meet together, that forms a new technology called invention. Mathematics is the queen of the physics, and the physics is the king of the science. And when they meet together,
दैट फॉर्म्स अ न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड इन्वेंशन, है ना। वहाँ पे क्या होता है कि अगर साइंस और मैथ को, फिजिक्स और मैथ को अगर एक जब जोड़ा जाए तो क्या होता है, वहाँ पे एक नए टेक्नोलॉजी का क्या होता है, वहाँ पे आविष्कार होता है ना, इन्वेंशन होता है। तो इसी का, तो विदाउट दिस, विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स इज इम्पॉसिबल, एंड विदाउट फिजिसिस्ट, without physics mathematics is impossible. Okay, so to learn a physics we must be strong in mathematics. Okay, we must be strong in mathematics. Okay, now this you all understand. Now the next question is that what are the fundamental principles of physics? Okay, what is the fundamental fundamental प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, है ना, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, फिजिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? देखिए फिजिक्स जो है, फिजिक्स हमें क्यों चाहिए? फिजिक्स का फंडामेंटल है, फर्स्ट नंबर में है कि रिडक्सिज्म। क्या है? रिडक्सिज्म मतलब कोई भी चीज को रेड्यूस करना, कोई भी चीज को रेड्यूस करना, है ना, कोई भी चीज को रेड्यूस करना, रिडक्सिज्म। एंड यूनिफिकेशन क्या है? दूसरा नंबर में क्या है? यूनिफिकेशन। क्या है? यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन मतलब कोई भी चीज को, बड़ा भी चीज को, है ना, बड़ा चीज को क्या है, यूनिफाइड करना, मतलब एक जगह पे कलेक्ट करना। और उसके बाद दूसरा क्या है? रिडक्सिज्म। रिडक्स मतलब छोटे बड़ी चीज को जो है, बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट में उसको रीड करना, उसको एडमायर करना, उसको स्टडी करना। तो ये दो मेन क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स है ना। तो सबसे पहले यूनिफिकेशन, अब कैसे है, क्या है? तो यूनिफिकेशन सबसे पहले पढ़े कि यूनिफिकेशन, why physics, why unification is the fundamental principle of physics। तो देखिए, तो यूनिफिकेशन में क्या आता है कि यूनिफिकेशन में इट यूनिफाइड फिजिक्स, है ना, फिजिक्स यूनिफाइड some natural phenomena with few laws। क्या है? with few laws यूनिफाइड। देखिए मतलब बड़े चीज को जो है ना, वो जो है फिजिक्स जो है बड़े चीज को यूनिफाइड करता है, किस थ्रू से? विथ फ्यू लॉज। जैसे कि एग्जांपल में क्या है? फ्री फॉल। क्या है? फ्री फॉल। अब कहीं भी जब कोई भी चीज फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल तो आप लोग जानते होंगे कि विदाउट द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी विदाउट एनी काइंड्स ऑफ रेजिस्टेंस, इट्स कॉल्ड फ्री फॉल। तो फ्री फॉल को क्या दिया उसने? किस लॉ से डिफाइन किया? किस लॉ, कौन लॉ बताता है? ग्रेविटी बताता है। क्या बताता है? ग्रेविटी उसको इसके बारे में बताता है। उसके बाद क्या है? रिवॉल्वमेंट ऑफ प्लैनेट मून, है ना, प्लैनेट मून अराउंड द सन। व्हाट? अराउंड द सन। इसको देखिए, अब रिवॉल्वमेंट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, है ना, तो इसको कौन से लॉ से डिफाइन करता है? ग्रेविटेशन। क्या बोलता है? ग्रेविटेशन। क्या बोलता है? ग्रेविटेशन तो हमको मालूम होगा, F इज इक्वल टू G mm/r²। तो इस लॉ से जो है ये फेनोमेना सब क्या होता है? स्टार्ट होता है ना, मतलब स्टडी होता है, मतलब इसको एक्सप्लेन, इन सब चीजों को किस लॉ से एक्सप्लेन किया जाता है? F इज इक्वल टू G mm/r², जिसको हम ग्रेविटेशन लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन लॉ बोलते हैं। ओके, हाँ। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कि अब ये, जैसे कि हम हाथ को रब करते हैं तो हमारा क्या होता है? हाथ हीट होता है। क्या होता है? व्हेन रबिंग हैंड we heat we feel that our hand is getting heated। okay, but while heating the hand, our hand does not move itself। why? तो इसका ये तो यहाँ पे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगना चाहिए, है ना। जैसे कि हम हाथ रब कर लें तो यहाँ पे हीट हो रहा है। अब हीट करने की वजह से हमारा हाथ ऐसे अपने खुद से मूव करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो इसको क्या होता है? इसको कौन से लॉ ने कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है? इसको जो है
लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है ना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है ना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इसको एक्सप्लेन करता है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। कौन सा लॉ को एक्सप्लेन करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और देखिए मैक्सवेल जो है ना, यूनिफिकेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है? मैक्सवेल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है मैक्सवेल है ना। मैक्सवेल ने 4 लॉ दिए, 4 इक्वेशंस दिए। क्या दिए? 4 इक्वेशंस दिए है ना। तो वो इक्वेशन, वो 4 इक्वेशन क्या है? 4 फिजिक्स के 4 भाग को, 4 पार्ट को जो है ना एक्सप्लेन कर देता है। क्या इसमें 4 इक्वेशंस दिए, सिर्फ 4 इक्वेशन से फिजिक्स का 4 पार्ट जो है वो एक्सप्लेन हो जाता है। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेकेंड में क्या है? कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक। वी विल रीड इट अहेड, बट एटलीस्ट आप लोग जब बस नाम सुनते जाइए। वी विल रीड इट डीपली, ओके, वी विल रीड विथ फुल कॉन्सेप्ट। कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक, कंप्लीट, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद कंप्लीट मैग्नेटिज्म है ना, कंप्लीट मैग्नेटिज्म, उसके बाद क्या है? कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। 4 नंबर में क्या है? कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखिए तो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन थी, उससे क्या कौन कौन सा? देखिए 4 तो जो 4 पार्ट है ना फिजिक्स का, वो सब एक्सप्लेन हो जाता है। तो इसे कहते हैं यूनिफिकेशन। क्या कहता है? इसे कहते हैं यूनिफिकेशन, ओके, इसे कहते हैं यूनिफिकेशन। नाउ टर्न गोज टू रिडक्शनिज्म, ओके। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में 2 नंबर में क्या आता है? रिडक्शनिज्म। क्या आता है? रिडक्शनिज्म। अब रिडक्शनिज्म में क्या आता है कि फिजिक्स जो है बड़ी बड़ी चीज को जो है छोटे छोटे पार्ट में जो है हमें स्टडी करने के लिए कैपेबल बनाता है। जैसे कि एक जेनरेटर हो गया। क्या हो गया? एक जेनरेटर हो गया। अब जेनरेटर में हम क्या, अब जेनरेटर को तो फुल स्टडी कर नहीं सकते है ना, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में, जेनरेटर का पार्ट सब क्या होता है? कोयल होता है ना, कोयल होता है, रिंग होता है ना, रिंग होता है, ब्रशेस होता है ना, ब्रशेस होता है, उसमें वाटर भी यूज होता है ना, वाटर भी यूज होता है। तो इन सब चीजों, छोटे छोटे चीज को जो है ना हम क्या करेंगे? कोयल्स, रिंग्स, ब्रशेस, वाटर, और हाँ मेन चीज क्या है? मैग्नेट। क्या होता है? मैग्नेट है ना, मैग्नेट। तो इन छोटे छोटे ये जेनरेटर को हम छोटे छोटे पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम इसको जो है स्टडी करेंगे। तो हमारे क्या होगा? एक जेनरेटर का स्टडी, टोटल जेनरेटर का स्टडी हो जाएगा। तो रिडक्शनिज्म मतलब ये होता है। तो फिजिक्स हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि स्कोप ऑफ फिजिक्स है ना। नंबर 3 में क्या था? स्कोप ऑफ फिजिक्स है ना। फिजिक्स में क्या क्या चीजें आती है? तो फिजिक्स में आता है मैकेनिक्स। क्या आता है? मैकेनिक्स, उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडाइनमिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके बाद ऑप्टिक्स आता है। क्या आता है? उसके बाद ऑप्टिक्स आता है ना। तो मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी, एनर्जी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इम्पल्स पढ़ेंगे है ना। ये सब क्या है? ये सब हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, ये सब पढ़ेंगे है ना। वर्क एनर्जी, टॉर्क भी पढ़ेंगे हम, एंगुलर मोमेंटम है ना, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम,
एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब वगैरह हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये सब क्या पढ़ेंगे हम किस में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में हीट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हीट पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कन्वेक्शन, है ना, कंडक्शन, कंडक्शन पढ़ेंगे, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद कंडक्शन, उसके बाद कन्वेक्शन पढ़ेंगे, कन्वेक्शन, उसके बाद रेडिएशन, ये सब पढ़ेंगे हम, रेडिएशन। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या पढ़ेंगे, एसी करेंट, उसके बाद डीसी करेंट, है ना, डीसी करेंट, इसमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट भी आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफार्मर, है ना, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद डिवाइसेस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिवाइसेस सब पढ़ेंगे, क्या क्या डिवाइसेस यूज होता है ना। मैग्नेट पढ़ेंगे, मैग्नेट पढ़ेंगे। उसके बाद मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ये सब चीज पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट क्या है एक्चुअल में। उसके बाद लाइट, लाइट का फेनोमेना सब क्या है, जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। उसके बाद क्या हो गया, रेयर फैक्शन, रिफ्रैक्शन हो गया। उसके बाद इंटरफेरेंस हो गया, है ना, इंटरफेरेंस हो गया। उसके बाद डिफ्रैक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन। उसके बाद पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। उसके बाद डिवाइसेस सब पढ़ेंगे, है ना, डिवाइसेस जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस, टेलीस्कोप, है ना, डिवाइसेस पढ़ेंगे। ये सब चीज हम क्या पढ़ेंगे, इसमें ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। मिरर हो गया, है ना, मिरर हो गया, मिरर पढ़ेंगे हम ऑप्टिक्स में। ये सब चीज क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स है, क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स है। ये सब क्या है, स्कोप ऑफ लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, इम्पल्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब क्या पढ़ेंगे हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हीट, हीट का क्या है, हीट कैसे ट्रांसफर होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये पढ़ेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ेंगे, एसी, डीसी, एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है, ट्रांसफार्मर कैसे यूज होता है, ट्रांसफार्मर से कैसे वर्क करता है, डिवाइसेस सब कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, उसका एप्लीकेशन सब क्या है। मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट क्या है, मैग्नेट का पार्ट सब क्या होता है ना, मैग्नेट कैसे यूज होता है, मैग्नेट किस चीज में यूज होता है। उसके बाद ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन, रेयरफैक्शन, इंटरफेरेंस, है ना, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिवाइसेस, मिरर, है ना। ये सब चीज हम क्या पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ फिजिक्स में पढ़ेंगे। ओके, so don't be panic, keep patience, and I will take this all topic in a detail further. But just keep patience and keep supporting me and keep watching this channel. तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, तो ये जो अभी जो मैंने बताया ना, अभी ये मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या, ये सब क्या है, मैक्रोस्कोपिक है। क्या है, मैक्रोस्कोपिक है, ये माइक्रोस्कोपिक स्कोप है, माइक्रोस्कोपिक स्कोप, स्कोप सब था, मतलब ये बड़ी बड़ी चीजों को पढ़ने वाला स्कोप है। माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा, क्या आता है, माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा, माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा। अब माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा, मतलब बहुत छोटा, छोटा मतलब बहुत टाइनी, टाइनी पार्टिकल, जैसे कि एटम हो गया, है ना, जैसे कि एटम हो गया, जैसे कि न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, है ना, सेमीकंडक्टर हो गया, ये सब हो गया, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सब क्या है, ये सब जैसे कि नेचर ऑफ फोटोन हो गया, क्या हो गया, नेचर ऑफ फोटोन, फोटोन क्या है ना, फोटोन के पास एनर्जी होता है। ये फोटोन एक मासलेस सब्सटेंस है, ये मासलेस सब्सटेंस भी होता है, हमें तो आज पता चला कि फोटोन एक मासलेस सब्सटेंस भी होता है। हर एक चीज का मास होता है, लेकिन इसका मास ही नहीं है, कैसे नहीं है, क्या नहीं है, तो ये सब चीज हम क्या पढ़ेंगे, ये सब माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक स्कोप हो गया। ये अभी जो मैंने मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, वो सब जो का, वो सब क्या हो गया, वो सब मैक्रोस्कोपिक स्कोप हो गया फिजिक्स का। हाँ? तो हाँ, तो स्टार्ट, तो अब ये समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। देखिए, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स हमें क्यों जरूरी है, फिजिक्स हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, मतलब क्यों एक्साइटमेंट, क्या है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है, डेली फेनोमेना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ, फर्स्ट नंबर में क्या है, अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेली फेनोमेना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेली फेनोमेना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेली फेनोमेना। उसके बाद क्या है, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर। क्या है, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर है ना, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर है ना। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, क्या है, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, ये सब क्या है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है। अंडरस्टैंडिंग द डेली फेनोमेना, अब हम रोज हर एक काम करते हैं, वो काम मैं ये मार्कर को कैसे पकड़ा हूँ, मैं ये कैसे लिखूंगा तो अच्छे से लिखा जाएगा, है ना। यहाँ पे मेरा ये मोबाइल, ये वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है, ये कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये सब क्या है, ये सब अंडरस्टैंडिंग डेली फेनोमेना है ना। जैसे कि किचन में कोई खाना पका रहा है तो वो खाना से भाप निकलता है, वो कैसे निकलता है ना, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आंसर हमें क्या बोल रहे हैं, हम लोग पैदल चलते हैं तो वो क्या होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना। हम जब नाव पर से उतरते हैं, जैसे कि F=ma है ना, जैसे कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, है ना, जैसे कि b इज इक्वल टू u प्लस at, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके हम गाड़ी का कोई भी फाइनल वेलोसिटी बता सकते हैं बैठे बैठे, है ना। ये सब क्या है, ये सब एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है। ये सब हम किस चीज ने पॉसिबल किया, ये सब फिजिक्स ने पॉसिबल किया कि हम बैठे बैठे किसी भी चीज को हम एनालाइज कर सकते हैं, किसी भी चीज को हम समझ सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब फिजिक्स का क्या है, करामत है, मिरेकल। दिस आर कॉल्ड द मिरेकल ऑफ फिजिक्स। Prediction of future, we can predict the future by using physics, like this, like we have given, suppose let given final velocity 5 meter, initial velocity 5 meter per second square, acceleration suppose 1 meter per second square, and t 5 meter. Then if somebody tells you find the final velocity, then you can easily find this by sitting here, by sitting in your own place. You can easily find it. What does it mean? This means the prediction of future. You can predict the future, like using the Google map, This is the best example of प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर। मैप को देख के हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ पे जा रहे हैं, आगे क्या आने वाला है, ये सब क्या है, ये सब फिजिक्स है। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स को यूज करके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके हम समझते हैं, उससे डाटा लेते हैं, उससे हम कुछ लॉ बनाते हैं, है ना। ये सब क्या है, ये सब एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है, समझ में है ना। तो ये सब एक्साइटेड। अब फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा क्वेश्चन क्या है, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले मैं ये स्टेटमेंट कहना चाहूंगा कि न्यू फिजिक्स gives the birth of new technology, देखिए तो मैंने क्या लिखा कि न्यू फिजिक्स गिव बर्थ टू द न्यू टेक्नोलॉजी। अगर आप न्यू फिजिक्स, अगर कुछ नया लॉ निकाले तो वो क्या हो गया, ये क्या हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी का वहां पे क्या होगा, आविष्कार होगा, इन्वेंशन होगा, है ना। अगर फिजिक्स को आप लगा के कोई नया टेक्नोलॉजी, आजकल हमारे पास ये इलेक्ट्रिक बाइक चल गया है ना, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार, हर एक चीज आजकल इलेक्ट्रिक आने लगा है। ये सब किसका करामत है, ये सब क्या है, बैटरी यूज होता है, वहाँ पे सेमीकंडक्टर यूज होता है। वो सेमीकंडक्टर हम कहाँ पे पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना। वहाँ पे तो हमारे वो जैसे कि गाड़ी जो है सोलार से चार्ज होता है ना, सोलार सिस्टम, जैसे कि वो सोलार पैनल हो गया, ये सब सोलार पैनल हो गया, ये क्या होता है, ये जो है रेडिएशन यहाँ से लेता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कनेक्टेड होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना। इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे बैटरी में स्टोर होता है, यहाँ पे बैटरी में स्टोर होके अब यहीं से स्टोर चार्ज हम क्या करते हैं, घर में यूज करते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी है। क्या यूज हुआ इसमें, फिजिक्स यूज हुआ। बिना फिजिक्स के हमने सेमीकंडक्टर पढ़ सकते थे, कहाँ से कैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, है ना। रेडिएशन यहाँ पे फॉल होगा, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना होगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल के यहाँ पे
यहाँ पे आएगा, बैटरी में स्टोर होगा, उसके बाद हम इसको घर में यूज करेंगे। ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? ये सब फिजिक्स के पता चलता है कि फिजिक्स ने हमें बताया कि सेमीकंडक्टर जो है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर हम सन का लाइट देंगे तो वो बाहर निकलेगा, उसको हम तार के थ्रू से बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब कहाँ से आया? ये सब फिजिक्स का आया। तो ये सब ये हमारा क्या है? फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी का रिलेशन। अगर हम अच्छा फिजिक्स पढ़ेंगे, अच्छा फिजिसिस्ट बनेंगे, तो हम क्या बनेंगे? अच्छा टेक्नोलॉजिशियन भी बन सकते हैं, है ना। अगर इफ यू आर गुड इन फिजिक्स देन यू कैन इन्वेंट समथिंग न्यू। If you are good in physics, if you really understand the physics, then you can invent something new in your life. Okay, so these are the relation between physics and technology. Okay, this technology is fully dependent upon physics. Okay, without technology, technology can't be possible. Okay, with the help of physics, technology is growing day by day. Okay. So these are the physics and technology. These are the relation between physics and technology. Now the next suppose example तो मैंने बता ही दिया, सिलिकॉन, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। उसके बाद स्टीम इंजन हो गया, है ना। स्टीम इंजन हो गया, हीट इंजन, स्टीम इंजन हो गया। स्टीम इंजन से क्या होता है? यहाँ पे स्टीम इंजन हो गया। स्टीम इंजन को हम कैसे यूज करते हैं, ये सब हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, है ना। एसी करंट कैसे होता है, डीसी किस चीज से प्रोड्यूस होता है, ट्रांसफॉर्मर में कैसे जाता है, ये सब क्या है? ये सब टेक्नोलॉजी है। क्या है? टेक्नोलॉजी है। तो अब जो है लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट मैंने क्या कहा था? व्हाट आर द फोर फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल फोर्सेस in the universe. Fundamental forces in the universe. There are four fundamentals. Fundamental forces in nature. Now let's learn it. First number क्या है? ग्रेविटेशन। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड में क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। There are four main forces in the universe. They are gravitational force, weak force, electromagnetic force, and strong nuclear force. Okay, strong nuclear force. So gravitational force, we all know that gravitational force act between two big bodies, two huge bodies. Okay, huge bodies. We have a formula that G(m)m by r square. Okay, we can calculate the force between two bodies by using this formula. Okay, weak nuclear force, it acts between neutrino. It is the another part. We don't in our course this force are not explained well. Okay, this just we have to listen the name. Weak nuclear force means it acts between the neutrino. It is the small part and microscopic part of atom. Okay, so it acts between the neutrino. Electromagnetic force, it acts between the two magnets and two charged particles. It acts between
two magnets, two magnets. Why magnets attract to each other? Why magnets attract to each other? Due to this electromagnetic force, and it acts between it acts between two charge particle. It acts between two charge particle. It acts between two charge particle, like force neutron. Okay, like force proton. Force between proton, okay. Then force between electron proton, and these the force between neutron proton neutron electron proton. This force is called strong nuclear force. Okay, strong nuclear force. Okay, this range is 1. It is about 10 to the power minus 2. Okay, it is about 10 to the power minus 13. Its range is, means it is the, and it is 10 to the power minus 15. Means which is the weakest force? This is the weakest force, and then after this, and this is the strong force. Okay, this range is about 1, and its range is about 10 to the power 2, and its range is about 10 to the power minus 13, and its range is about 10 to the power 0. It does not require medium. And it also does not require medium, and it does not also require medium. Okay, ये क्या है, इसमें मीडियम को रिक्वायर नहीं करता है. मीडियम इसमें नहीं चाहिए. ये बिना मीडियम का क्या होता है, ये फोर्स एग्जिस्ट करता है. ओके, एंड इट इज द weakest force, and it is the strong. If somebody asks you which is the weakest force in the universe, then we can give the answer is gravitational force. And which is the strong force? Strong force is strong nuclear force, which is act between the two charged particles, like neutron proton electron proton. Okay, so these are all like the examples of फोर फोर्सेस. ओके, नोट इट. एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट बना रहे होंगे. तो आप लोग नोट बनाइए, अपने हिसाब से समझिए. अगर मेरा स्पीड अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग इसको स्लो में कर सकते हैं. अगर आपको ये सब आता है तो आप इंटू 2 की स्पीड में देख सकते हैं. तो अगर हम नेक्स्ट क्लास में हम क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास में हम क्लास 11 का जर्नी स्टार्ट करेंगे. क्लास 11 का जर्नी फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी. हमें पता होगा कि देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटी. तो क्या वो 7 फिजिकल क्वांटिटी ही है कि और कुछ है? तो हम इसके बारे में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी है, क्या सब है. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. सो ऑल ऑफ यू हैव अ गुड डे एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल. थैंक यू, एंड प्लीज मेक अ नोट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग लेवल. ओके, if you don't want to make a note, then you can message me. You can message me on 98008894. You can message me, then I will provide you a note. Okay, I will provide you a note for this of this video. Okay, thank you very much. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت